हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो ग्रेविटेशन के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, साथ में उसके कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड की। अच्छा, जो मैं अब चीज तुम्हें पढ़ा रहा हूं, चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड है, चाहे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, चाहे वो एनर्जी होगी, वो ठीक सिमिलर होगा किसके जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स में। वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा, वहां पर चार्ज होगा, यहां पर मास है, सारी कहानी सेम चलेगी। तो यहां ग्रेविटेशन को जितना अच्छे से समझोगे, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब पढ़ोगे तो उसको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या होता है? फील्ड का मतलब आप अगर लोकल भाषा में कहें तो जैसे खेत है कि किसी का जो बाउंड्री आपने कर रखी है, एक फील्ड बनाया हुआ है कि मैं हूं, मेरी कोई खेत है, मेरे कोई फील्ड है, तो मेरा जो प्रभाव है उस बाउंड्री तक है, उसके बाद मेरा कोई प्रभाव नहीं है। तो ठीक इसी तरह से अगर मैं फिजिक्स की भाषा में आपको एक्सप्लेन करूं तो ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या हुआ कि वो स्पेस, वो क्षेत्र, वो एरिया जहां तक ग्रेविटेशन फोर्स का इफेक्ट फील किया जा सकता है किसी बॉडी के अराउंड, वो एरिया जहां तक उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो फील किया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। मान लो कि ये कोई बॉडी है और यहां पर कोई टेस्ट चार्ज आ गया। अब वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, यहां पर हम बोलेंगे इसको टेस्ट मास। तो इस टेस्ट मास का मास मैंने लिख दिया स्मॉल m, तो ये है स्मॉल m, और इस स्मॉल m को मैं नाम दूंगा टेस्ट मास। क्या नाम दूंगा? टेस्ट मास। ये एक कोई कैपिटल M मास है, ये जो है ये उसके ऊपर एक ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है। तो ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा क्या होता है? अट्रैक्शन में होता है। तो इसके ऊपर ये ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है। लेट सपोज इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है r, तो ग्रेविटेशन फोर्स जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी GMM अपॉन r स्क्वायर। ये स्मॉल m हो गया। अब ये जो टेस्ट मास है ये इसके एरिया में आया है, तो ये जो है कैपिटल M वाला मास, इसके सराउंडिंग में जहां तक ग्रेविटेशनल फोर्स फील किया जा रहा है, तो उस जो एरिया को, उसकी सराउंडिंग को हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड। जब हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इसमें ग्रेविटेशन फोर्स को रिप्लेस कर देंगे इलेक्ट्रिक फोर्स से, और ग्रेविटेशन मास को रिप्लेस कर देंगे किससे? टेस्ट चार्ज से। तो अगर मैथमेटिकली मैं इसको डिफाइन करूं, तो मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं आई से। मैथमेटिकली हम किससे लिखेंगे इसको लिखेंगे आई से। तो मैथमेटिकली आई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? फोर्स अपॉन टेस्ट मास। ये कौन सा मास है? ये है टेस्ट मास। तो यहां से इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर को आपने डिवाइड कर दिया स्मॉल m से, तो यहां फॉर्मूला आपके पास बच गया G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। तो किसी पॉइंट मास की तरफ से, किसी मास की वजह से, कोई मास है, कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, तो उसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा, उस ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा? GM अपॉन r स्क्वायर। जहां r क्या होगा? r होगी वो डिस्टेंस जहां तक जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो फील किया जा रहा है। ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, मान लो ये मास m है, तो इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो स्पेरिकली फैलेगा, चारों तरफ स्पेरिकली फैलेगा, और उसकी डायरेक्शन हमेशा किधर होगी? टुवर्ड्स द मास होगी, अंदर की तरफ होगी। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में वो रेडियली आउटवर्ड्स भी जा सकता है और रेडियली इनवर्ड्स भी हो सकता है। जबकि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी डायरेक्शन हमेशा रेडियली क्या होगी? इनवर्ड्स। रेडियली इनवर्ड्स मतलब रेडियली टुवर्ड्स द किसकी तरफ होगा? मास की तरफ होगा। ठीक है, जो सोर्स मास होगा उसकी तरफ। तो डायरेक्शन में यहां लिख भी देता हूं, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस इज रेडियली का मतलब है परपेंडिकुलर है, रेडियली टुवर्ड्स सोर्स मास। ये हमेशा किसकी तरफ होगी? सोर्स मास की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। ये सोर्स मास है m वाला। अब अगर मैं इसकी डायमेंशन बनाऊं या यूनिट बनाऊं, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? यूनिट अगर आप देखोगे तो फोर्स में हमने डिवाइड कर रखा है किसको? मास को। तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर किलोग्राम।
है ना। मास की यूनिट किस में लिख दोगे, किलोग्राम में। फोर्स की यूनिट किस में लिख दोगे, किलोग्राम में। तो एक तो हो गई न्यूटन पर किलोग्राम, इसकी यूनिट हो गई। और अगर लिखना चाहो तो न्यूटन किसके बराबर होता है, एमए। तो एमए के बराबर होता है तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और नीचे भी क्या लिखा हुआ है, केजी लिखा हुआ है, तो केजी से केजी कैंसिल हो गया, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि जो किसकी यूनिट होती है, एक्सेलरेशन की। और एक्सेलरेशन का जब आपने फॉर्मूला बनाया था, जब आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनाया था, वो यही तो बना था, gm/r²। तो वैसा ही तो फॉर्मूला है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कई बार आपको ये दोनों भी ऑप्शन में मिल सकते हैं, और जब दोनों ऑप्शन में आपको ये मिल जाएंगे तो तीसरा ऑप्शन होगा बोथ। तीसरा ऑप्शन क्या होगा, बोथ। तो जब आप इसका आंसर क्या लगा के आओगे, बोथ। अगर आपसे इसकी डायमेंशन पूछी जाए, डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या बनेगी इसकी, जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन है, तो m0, m मतलब मास, मास 0 हो जाएगा, L1 और T-2, m0 L1 और T-2, ये क्या हो जाएगी इसकी डायमेंशन। तो यहां से हमें दिख रहा है कि जब किसी टेस्ट मास को किसी सोर्स मास के पास ले जाया जाता है, तो वो कितना, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके ऊपर जो लगता है, वो किसके बराबर होता है, I बराबर gm/r²। जहां ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसको एक और नाम दिया जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के रेसिप्रोकल होती है, डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है। यदि मैं ये कह दूं कि r की वैल्यू इनफाइनाइट है, अगर मैं ऐसा कह दूं इफ r इक्वल्स टू इनफाइनाइट, यदि r इनफाइनाइट है तो यहां r की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि अनंत के ऊपर, इनफाइनाइट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो क्या होता है, 0 होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, 0 होता है। अब जो प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होती है वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज यहां पर भी आ जाएंगी, यहां पर भी आ जाएंगी। का मतलब है कि यदि आपके पास 3 मास है, एक मास है m1, एक मास है m2 और एक मास है m3, इन तीनों मास की वजह से किसी पॉइंट के ऊपर आपको रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, एक एक इंडिविजुअली सब मास की वजह से हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे, और वो जो फील्ड इंटेंसिटी है फाइनल जो आएगी, यानी कि रिजल्टेंट, वो सभी का क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक समेशन हो जाएगा। तो वेक्टर सम हो जाएगा सभी इंटेंसिटी का। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास 3 मास है, ठीक है, 3 मास है, एक मास है m1, एक मास को लिख दिया मैंने ऐसे m1, एक मास मैंने यहां पर ले लिया और इसको ले लिया मैंने m2, और एक कोई मास मैंने यहां ले लिया, इसको ले लिया मैंने m3। क्या लिया, m3 ले लिया, एक मास मैंने ले लिया m3। तो यहां पर हमें फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इसकी वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी I1, इसकी वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी I2, और इसकी वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी I3। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल सोर्सेज, मल्टीपल मासेस लिख सकते हैं, सोर्सेज लिख सकते हैं, मल्टीपल पॉइंट मास इज वेक्टर सम ऑफ फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इंडिविजुअल मास, वेक्टर सम ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज, अलग अलग जो इंटेंसिटी आएगी उनका हम क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। यानी कि इसकी वजह से जो इंटेंसिटी, वेक्टर सम का मतलब है जो प्लस हो रहा है वो प्लस, जो माइनस हो रहा है वो माइनस। डायरेक्शन का यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा I1, एक हो जाएगा I2 और एक हो जाएगा I3। तो मेरा यहां पर जब मैंने इसका वेक्टर सम किया है तो इसका मतलब ये आपको समझ जाना चाहिए, मेरा कहने का मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, ये कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि वेक्टर के सारे रूल इसके अंदर फॉलो होंगे। तो जब हमें किसी एक पॉइंट के ऊपर मल्टीपल पॉइंट मास की वजह से हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, सबका अलजेब्रिक समेशन हो जाएगी, सभी का अलजेब्रिक समेशन हो जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें, हमारे पास 2 पॉइंट है, हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं, हमारे पास 2 मास है, एक मास है ऐसा यहां पर m1 लिख दिया मैंने इसको, और एक मास है यहां पर, इसको मैंने लिख दिया m2। इन दोनों के जो बीच है डिस्टेंस है d, और इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ऐसा है जिसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है वो 0 हो रही है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो रही है, 0 हो रही है।
तो मान लो यहां से डिस्टेंस है x, तो यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी d माइनस एक्स। P पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर इंटेंसिटी 0 है, ठीक है। लेट पॉइंट P इज जीरो इंटेंसिटी पॉइंट, जीरो इंटेंसिटी पॉइंट। तो जीरो इंटेंसिटी पॉइंट का मतलब क्या है कि इस पॉइंट के ऊपर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ रही है इसकी वजह से और इसकी वजह से, दोनों क्या आएंगे, जीरो आएंगे। जीरो आने का मतलब है कि दोनों के जो वैल्यू है वो इक्वल हो रही होगी मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन में क्या हो रही होगी, अपोजिट। मतलब इसकी वजह से जो इंटेंसिटी आ रही होगी वो तो ऑब्वियस सी बात है कि अट्रैक्शन में जाएगी, नेचर में इधर जाएगी, और इसकी वजह से इधर। अब क्योंकि यहाँ पर दो ही मास है तो इसकी वजह से जो इंटेंसिटी आएगी और इसकी वजह से जो इंटेंसिटी आएगी, मैग्नीट्यूड में यानी कि परिमाण में दोनों सेम रहेंगे, और नेचर में यानी कि उनके साइन एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तभी वो जीरो होंगे। तो अगर मैं m1 की वजह से इंटेंसिटी लिखता हूं तो वो क्या बनेगी, वो बनेगी gm1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसको मैं इसके बराबर कर दूंगा, किसके बराबर, gm2 अपॉन ये किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी d माइनस एक्स स्क्वायर। तो हालांकि मैंने कल भी कराया था तुम्हें, जब लास्ट लेक्चर में मैंने इसका फोर्स पढ़ाया था, जब भी मैंने कराया तो जी से जी कैंसिल हो गया। यहां से जब इसका रूट हटाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रूट m1 अपॉन एक्स, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रूट m2, और अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा dm1, यहां से हो जाएगा माइनस एक्स, और ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा x, और ये हो गया m2। तो यहां से इसको जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी dm1, अंडर रूट में है ये, और ये हो जाएगा अंडर रूट m1, और ये हो जाएगा अंडर रूट m2। तो ये हमारे पास यहां से आंसर आ जाएगा, और ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, पहली बार इसके ऊपर क्वेश्चन भी मैंने तुम्हें कराया है, तो कोई नई चीज मैंने तुम्हें नहीं बताई है। वहां पर जब मैंने तुम्हें बताया था तो तब इसका यूज मैंने किसके थ्रू किया था, मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू तुम्हें बताया था। मैंने इस P पॉइंट पर एक मास मान लिया था, तब मैंने ये फॉर्मूला बनाया था। अभी यहाँ पर P पॉइंट के ऊपर हम ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल रहे हैं, तो भी इसको हमें ऐसे ही यूज कराना है, ठीक है। फिर मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता ही दिया कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा रेडियल होंगी, और रेडियली अट्रैक्टिव नेचर होंगी, उनकी जो डायरेक्शन है हमेशा टुवर्ड्स द सोर्स मास होंगी, जो कि मैंने तुम्हें यहां पर बताया है। ये हमेशा किधर की तरफ होंगी, सोर्स मास की तरफ होंगी, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो पॉइंट्स तुम्हें ध्यान रखने हैं वो ये ध्यान रखना है, एक तो इसका फॉर्मूला, फिर इसकी डायरेक्शन हमेशा रेडियल होती है और ऑलवेज टुवर्ड्स द सोर्स मास होती है। इसकी जो यूनिट है वो मैंने तुम्हें बता दी, इसकी डायमेंशन इनफाइनाइट के ऊपर जो इसकी इंटेंसिटी है वो जीरो होती है, वेक्टर क्वांटिटी ये होता है। बहुत सारे अगर मास है हमारे पास, पॉइंट मास, उसकी वजह से किसी एक पॉइंट के ऊपर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो सभी के लिए इंटेंसिटी निकाल के उनका वेक्टर सम कर देंगे। और अगर हमें कोई दो मास दे रखे हैं, उनके बीच में किसी पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी जीरो है, जिसको जीरो इंटेंसिटी पॉइंट भी बोलते हैं, तो उसके लिए आपको दोनों के जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उनका जो मैग्नीट्यूड है बराबर करना पड़ेगा, और डायरेक्शन ऑब्वियसली बात है अपोजिट हो जाएगी, तो वहां से ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। कुछ स्टैंडर्ड केस में बता देता हूं, ये आपको याद रखना है ना। हालांकि ये सब चीजें डेरिवेशन से आती हैं, पर डेरिवेशन से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। ये जो रिजल्ट आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, ऐसे ही रिजल्ट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी देखने को मिलेंगे। सिर्फ चेंज क्या होगा, यहाँ पर G लिखा है वहां G की जगह K हो जाएगा, यहाँ पर M लिखा है वहां पर M की जगह Q हो जाएगा, और बाकी R रहेगा। सबसे पहले यूनिफॉर्म सॉलिड स्पेयर की जगह, यूनिफॉर्म सॉलिड स्पेयर की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है उसकी वैल्यू क्या क्या होती है, तीन जगह हमें वैल्यू निकालनी होती है। एक पॉइंट जो स्पेयर है उसके बाहर, एक स्पेयर की सरफेस पर, और एक स्पेयर के अंदर, ठीक है। तीन जगह हमें वैल्यू निकालनी होती है इंटेंसिटी की, फील्ड इंटेंसिटी की। एक निकालनी होती है स्पेयर के बाहर, एक स्पेयर की सरफेस पर, और एक स्पेयर के अंदर। मैं अभी बात कर रहा हूं सॉलिड स्पेयर की। तो मैंने एक डिस्टेंस ले ली r, और ये डिस्टेंस है सेंटर से, और जो स्पेयर है उसकी रेडियस है r। ये आपको दिख भी रहा है कि जो स्पेयर है उसकी रेडियस है r। तो सबसे पहले मैं अगर बाहर निकालता हूं, बाहर स्पेयर के बाहर अगर मैं फील्ड इंटेंसिटी निकालता हूं, तो हम क्या लिखेंगे, r ग्रेटर देन r। तो उस केस में हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है I इक्वल्स टू GM अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। मतलब हमें वो पॉइंट तक की डिस्टेंस कंसिडर करनी है जहां पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ये फॉर्मूले आपको रट्टे मारने पड़ेंगे, या आपको बार बार इनका यूज जब आप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। इसके साथ फायदा ये है कि जैसा कि मैंने कहा, सेम टू सेम चीजें आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी देखने को मिलेंगी। सिर्फ चेंज क्या रहा होगा, G को हटा देना, K लगा देना, M को हटा देना, Q लगा देना। तो अगर बाहर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है तो उसके लिए वैल्यू हो जाएगी GM अपॉन r स्क्वायर। यदि आप सरफेस के ऊपर आ जाते हैं
तो सरफेस के ऊपर जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर हो जाएगी, रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो फॉर्मूला में क्या चेंज होगा, यहां पर स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल आर। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, I इक्वल्स टू GM/r²। सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर आपको इंटेंसिटी निकालनी है, तो उसके केस में कंडीशन क्या लगेगी, R<R। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, I इक्वल्स टू GM स्मॉल r/r³, GM स्मॉल r/r³। तो जब मैं स्फीयर के अंदर हूं तो उस केस में जो फील्ड इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। जब आप सरफेस पर पहुंचे तो उस केस में वो प्रोपोर्शनल हो गई 1/r² के, और जब आप सरफेस से बाहर निकल गए तो वो हो गई 1/r²। यानी कि जब आप स्फीयर के अंदर हैं तो इंटेंसिटी लीनियरली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, लीनियरली प्रोपोर्शनल है, रेखीय रूप से बढ़ रही है डिस्टेंस के साथ। आप यहां ग्राफ देख भी रहे हैं, ये रेखीय रूप से बढ़ रही है। जब ये सरफेस पर पहुंचेंगे तो वहां पर इंटेंसिटी हो जाएगी GM/r²। ये r की जगह क्या रख दोगे, कैपिटल R, तो फॉर्मूला बन जाएगा GM/r², है ना। और जब आप कहां निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे तो फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा ये वाला GM/r²। तो यहां पर ये पैराबोला बन जाएगा। तो ये यहां पर क्या बन गया, पैराबोला। तो जब अंदर हो तो कर्व बन रहा है लीनियर, और जब बाहर हो तो कर्व बन रहा है पैराबोला। ये कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा कर्व एक सॉलिड स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर की बात हो रही है, सॉलिड स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए सही है। तो अंदर के लिए ये सही है और ये किसके लिए, बाहर के लिए। ये बात हो गई किसकी, सॉलिड स्फीयर की। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, आपको याद रखने हैं। फिर अगर मैं बात करूं शेल, स्फेरिकल शेल मतलब खोखला गोला, अंदर से खोखला है, तो अंदर से खोखले गोले में ध्यान रखना उसके अंदर फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। उसके अंदर फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, यानी कि उसका ग्राफ जो बनेगा उसमें जब R लेस देन कैपिटल R होगा, तो अंदर जो है वो फील्ड इंटेंसिटी कुछ है ही नहीं, तो अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो 0 है। बाकी दोनों फॉर्मूला सेम रहेंगे, यानी कि जब बाहर आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे तो वो ठीक सेम वही फॉर्मूला होगा जो सॉलिड स्फीयर का आया था, यानी कि I बराबर GM/r²। ये किसके लिए, जब आप बाहर बात कर रहे हैं। जब आप सरफेस पर पहुंचेंगे तो R बराबर कैपिटल R हो जाएगा, तो उस केस में फॉर्मूला बन जाएगा GM/r²। ये आप ध्यान रखना, ये सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद एक केस बनता है इसमें किसका, सर्कुलर रिंग का। तो सर्कुलर रिंग का फॉर्मूला, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी सर्कुलर रिंग आएगी। ये सारे केस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी देखने को मिलेंगे। तो यहां पर जब हम एक्सिस पर, ये सर्कुलर रिंग है, इसकी रेडियस दे रखी है a, इसकी जो रेडियस है वो a है, और इससे इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट p है, एक्सियल पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट के ऊपर हमें पूछा जाएगा कि इंटेंसिटी बताओ, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, GM R का मतलब है वो एक्सियल डिस्टेंस अपॉन ये क्या होगा, a² प्लस r², और ये पावर कितनी हो जाएगी 3/2। ये पावर कितनी हो जाएगी 3/2। ऐसा ही फॉर्मूला आपको पूछा जाएगा किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। वहां क्या चेंज होगा, G की जगह आ जाएगा K, M की जगह क्या आ जाएगा Q, और बाकी सब कहानी सेम रहेंगी। ऐसा ही फॉर्मूला आपको मैग्नेटिक फील्ड के केस में पूछा जाएगा। वहां पर क्या चेंज होगा, वहां पर आ जाएगा K की जगह क्या आ जाएगा, μ0 आ जाएगा। तो इस तरह से बस वैल्यू चेंज होती रहेगी, कहानी सब कुछ सेम चलेंगी। तो तीन चीजें, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर भी फील्ड आ रहे हैं वहां पर फॉर्मूला लगभग सेम से चलेंगे, लगभग सेम कंडीशंस चलेंगी सारी। फिर एक फॉर्मूला आपको ये पूछा जाएगा इन यूनिफॉर्म डिस्क का। तो यूनिफॉर्म डिस्क के केस में जब आपसे पूछा जाएगा फील्ड इंटेंसिटी बताओ, तो यहां पर डिस्क की रेडियस है कितनी, a, डिस्क की रेडियस है a, और एक्सियल पॉइंट है r, p, जिसकी एक्सिस से डिस्टेंस कितनी r है, एक्सियल डिस्टेंस कितनी r है। तो इसके लिए जब फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे ये पॉइंट p पर, तो उसका फॉर्मूला बनेगा 2GMR अपॉन a², और ये रहेगा 1/r माइनस 1/r² प्लस a²। मैं फिर कह रहा हूं ये सारे फॉर्मूला डेरिवेशन से आ रहे हैं, तुम्हें डेरिवेशन की कोई जरूरत है नहीं, इसलिए मैं करा भी नहीं रहा हूं। जब इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में पढ़ेंगे, G रिप्लेस होगा K से, M रिप्लेस होगा Q से, बाकी सारी कहानी सेम। GMR अपॉन a², 1/r माइनस 1/√r² प्लस a²। और ये इस फॉर्मूला को एक दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये अंदर वाली जो वैल्यू है, ये अंदर वाली जो वैल्यू लिखी हुई है, इसमें r को अगर मैं वापस से अंदर मल्टीप्लाई करा दूं, इस r को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कराता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2GM अपॉन a², ये बन जाएगा 1 माइनस r अपॉन ये हो जाएगा r² प्लस a²। तो ये r
अपॉन आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन रहा है ना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगी किसकी वैल्यू, कॉस थीटा की। तो इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिखा जा सकता है 2gm अपॉन ए स्क्वायर और 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिखा जा सकता है 2gm अपॉन ए स्क्वायर और 1 माइनस कॉस थीटा। और यदि इसके सेंटर पर निकालना है तो सेंटर पर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सेंटर पर जैसे ही आर की वैल्यू 0 होगी तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, पूरा जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0। रिंग के सेंटर पर भी इंटेंसिटी 0 है और डिस्क के सेंटर पर भी इंटेंसिटी क्या है, 0। डिस्क के सेंटर पर भी इंटेंसिटी 0 है। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इस फॉर्मूला को देखने पर आपको ऐसा लगेगा कि जब आप सेंटर पर निकालेंगे तो यहां से आर का कोई रोल ही नहीं है, तो आर की वैल्यू यहां है। देखो यहां जैसे ही मैंने आर की वैल्यू बाहर 0 रखी तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। अब कुछ क्वेश्चंस कर ले। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, नोइंग दैट मास ऑफ मून इज m/81 वेयर m इज द मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ मून जो हमें दिया है वो दिया है m/81 और m क्या है, मास ऑफ अर्थ। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ एंड मून कैंसिल ईच अदर, यानी कि वो जो 0 फील्ड वाला पॉइंट है वो हमें बताना है। फ्रॉम द मून, तो एक जगह ये लिख लिया मैंने, ये लिख लिया मून और यहां पर लिख लिया मैंने अर्थ, और ये इनके बीच की डिस्टेंस है और ये जो पॉइंट है वो ले लिया मैंने P। ठीक है, मान लेता हूं यहां से डिस्टेंस कितनी है, x है। मैं ऐसा मान लेता हूं कि यहां से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x है। ठीक है, फिर हमें क्या दिया हुआ है, गिवन द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 60 r। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमें, 60 r दे रखी है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है x इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है, √m1। आप चाहें तो इसको कन्वेंशनल तरीके से भी कर सकते हैं। यहां पर फॉर्मूला लगाओ g मास ऑफ मून अपॉन x स्क्वायर, g मास ऑफ अर्थ अपॉन d माइनस d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 r। आप वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने फॉर्मूला बना दिया है तो मैं फॉर्मूला से कर रहा हूं। तो d अपॉन √ क्या हो जाएगा, m1 प्लस ये क्या हो जाएगा, √m2। d की जो वैल्यू है यहां पर वो कितनी है, 60 r है। m1 जो है उसकी वैल्यू कितनी है, m है, और m2 जो है उसकी वैल्यू कितनी है, m/81। तो ये वैल्यूज हमें इस फॉर्मूला में डालनी है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू, m1 की वैल्यू मैंने डाल दी m, d की वैल्यू मैंने कितनी रख दी, 60 r। कितनी रखी, 60 r। और फिर यहां पर ये हो गया m और m2 की वैल्यू कितनी हो गई, m/81। तो यहां से √m हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 r और ये हो जाएगा 1/1/9। तो ये बचेगा 9 ऊपर चला जाएगा, 9/10 और ये हो जाएगा 60 r। तो यहाँ 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 54 r। ये किसकी वैल्यू आई है, 54 r वैल्यू आ गई। अब 54 r आई है हमारे पास, 54 r ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब हमने ये जो डिस्टेंस ली है, ये जो डिस्टेंस आई है हमारे पास, ये यहां से है, यहां से आई है, यहां से। तो हमें मून से डिस्टेंस बतानी, तो मून से कैसे बताएंगे, तो डिस्टेंस फ्रॉम मून, तो मून से बतानी है तो 60 r में से क्या कर दो, इसको माइनस कर दो। तो 60 r माइनस 54 r, तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा, 60 r। कई लोगों को लगेगा कि दोनों ऑप्शन में हो सकते हैं, क्या दोनों नहीं होंगे, एक ही होगा, है ना। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 r आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। और आप चाहो तो इसको कन्वेंशनल तरीका जो है, जो कि दोनों के इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड को लोगे, फिर उन दोनों की वैल्यू को इक्वल करोगे और उसके बाद आंसर निकालोगे, तो वैसा भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू हमें दी है v इक्वल्स टू 3x प्लस 4y प्लस 12z। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमें दिया है। मॉडुलस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, तो I की वैल्यू निकालनी है। अब I और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दोनों में रिलेशन होता है, ठीक है। क्या रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड, एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इन दोनों में रिलेशन होता है। अब रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इनमें होता है जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और किसमें पोटेंशियल में रिलेशन होता है। वहां क्या रिलेशन होता है, E बराबर माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ग्रेडियंट का मतलब है dv अपॉन dx, i कैप dv अपॉन dy, j कैप, है ना। तो ग्रेडियंट हमेशा किसका होता है, स्केलर क्वांटिटी का होता है। तो यहां पर जब हम I निकालेंगे तो I किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल कौन सा होगा, ये
कौन सा पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। तो यहां पर क्या होगा, I इक्वल्स टू, मैं क्या लिखूंगा, माइनस, ये क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स आई कैप प्लस डी अपॉन डी वाई जे कैप प्लस डी अपॉन डी जेड और ये के कैप। और पोटेंशियल की वैल्यू कितनी लिख दूंगा मैं, 3x प्लस 4y और प्लस ये कितना हो गया, 12z हो गया। अब यहां पर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा, डी अपॉन डी एक्स करोगे तो ये बन जाएगा 3i कैप प्लस ये बन जाएगा 4j कैप और प्लस ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 12k कैप। ये आ गया हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ये जो फील्ड है ये हमें इसका मॉड्यूलस बताना है। अब यहां पर कोई भी हमारे पास वेरिएबल पॉइंट तो आया नहीं, तो ये फिक्स हो गया, यानी कि जो वैल्यू दी हुई है x बराबर 1, y बराबर 0, z बराबर 3, इसका यूज तब होता जब इसके साथ x, y या z का मल्टीपल हो जाता। अब ऐसा कुछ है नहीं तो ये कांस्टेंट हो गया। हमें मॉड्यूलस का मतलब है इसका मैग्नीट्यूड, परिमाण निकालना है। तो i की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट कर दो, यहां हो जाएगा 9 प्लस यहां हो जाएगा 16 प्लस ये हो जाएगा 144। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 169 और ये आंसर आ जाएगा 13। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 13 न्यूटन पर केजी। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, 13 न्यूटन पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड एट डिस्टेंस r1 एंड r2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड मास r f1 एंड f2 रेस्पेक्टिवली। देन दो केस हमें दे रखे हैं, एक केस में हमें r1 लेस देन r है और r2 लेस देन r है, एक केस में r1 ग्रेटर देन r है और एक केस में r2 ग्रेटर देन r है। तो दोनों केस बना लेते हैं। हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट डिस्टेंस r1 एंड r2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फीयर। अब यहाँ पर स्फीयर जो है वो फिक्स नहीं है कौन सा है, तो हम सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं। तो ये मैंने सॉलिड स्फीयर ले लिया और सॉलिड स्फीयर की जो रेडियस है उसको ले लिया मैंने r। अब पहला पॉइंट जो है वो r1 डिस्टेंस पर है, दूसरा है r2 पर। तो एक डिस्टेंस मैंने अंदर ले ली r1 और एक डिस्टेंस अंदर ले ली मैंने r2। अब हमें ये पता है सॉलिड स्फीयर के लिए जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है अंदर, है ना, फॉर सॉलिड स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर की बात चल रही है ना, सॉलिड स्फीयर जब r लेस देन r हो तो जो फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होती है, वो होती है gm_r अपॉन r क्यूब। यही होती है ना, gm_r अपॉन r क्यूब। यानी कि जो इंटेंसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, r के प्रोपोर्शनल है। इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, r। अच्छा, आपको ये ध्यान होगा ग्रेविटेशन फील्ड उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ये ध्यान होगा, या ग्रेविटेशन में बात कर लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चलो बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आप फोर्स लिखते हैं QE, जहां E होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ठीक इसी तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड में जो फोर्स है वो आप कैसे लिख सकते हो, M और I, है ना। mg है, g मैं g नहीं लिख रहा हूं उसको, बेसिकली ये है क्या, ये g लिखा हुआ है, ये g तो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, g लिखा हुआ है। अब मैं इस g को हटाकर इसको क्या लिख रहा हूं, I लिख रहा हूं। तो यहां पर f किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, I के। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि f प्रोपोर्शनल है I के और I प्रोपोर्शनल है R के, जब ये पॉइंट अंदर है, जब ये पॉइंट अंदर है। तो क्या हो जाएगा, f1 अपॉन f2 बराबर हो जाएगा r1 अपॉन r2 के। f1 अपॉन f2 बराबर हो जाएगा r1 अपॉन r2 के, कब, जब r1 लेस देन r है और r2 भी लेस देन r। तो यानी कि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्टिव ऑप्शन जो दिया हुआ है फर्स्ट, ये बिल्कुल सही है, ए। फिर अगर हम इसके बाहर कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं, बाहर कोई पॉइंट कंसीडर करते हो, तो मान लो यहां पर एक पॉइंट है r1 और एक पॉइंट कहीं ले लो r2। तो बाहर के लिए जो इंटेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला आप लिखते हो gm अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। और यहां से जो मैंने अभी आपको बताया f प्रोपोर्शनल टू I हो गया और I प्रोपोर्शनल हो गया 1 अपॉन r स्क्वायर। तो यहां से मैं लिख दूंगा f1 अपॉन f2 और ये क्या हो जाएगा, r2 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर। क्या हो जाएगा, r2 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर। और ये कब है, जब r1 ग्रेटर देन r है और r2 ग्रेटर देन r है। तो हमारे पास सही ऑप्शन ये भी हो गया, यानी कि दोनों ऑप्शन A और B दोनों ही यहां पर सही आंसर है, दोनों ही यहां पर सही आंसर है। तो फॉर्मूला को आपसे इनडायरेक्टली पूछ लिया, अब इस फॉर्मूला से काफी सारी चीजें आपको पता लग गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है इनफाइनाइट बॉडीज ईच ऑफ मास 3 kg, हर किसी का मास कितना है, 3 किलोग्राम है, आर सिचुएटेड एट डिस्टेंस 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर रेस्पेक्टिवली। एक बॉडी, दो बॉडी, 3, 4, 5 इस तरह से है। और मैं मान लेता हूं ये है ओरिजिन और यहां से इस तरह से ये एक लाइन पर रखी हुई है सारी, ठीक है। तो
पहली जो है 3 kg मास, ये सबका मास कितना है 3 kg। एक की डिस्टेंस है कितनी 1 मीटर, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 1 मीटर। फिर यहां से दूसरी डिस्टेंस कितनी हो गई 2 मीटर। फिर यहां से डिस्टेंस कितनी हो गई ये 4 मीटर। और यहां से जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, इसी तरह से ये 8 मीटर हो गई। तो सबकी वजह से मैं निकाल लेता हूं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो I1 जो आएगा, इसको नाम दे दिया मैंने 1, इसको दे दिया 2, इसको दे दिया 3, इसको दे दिया 4। तो अगर I1 निकालता हूं तो वो बनेगा GM अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हो गई 1, तो ये हो जाएगा GM अपॉन 1 स्क्वायर। इसी तरह से I2 निकालता हूं तो वो बनेगा GM, M की वैल्यू याद रखना कितनी है 3 kg, इसको बाद में हम रिप्लेस कर देंगे। तो GM अपॉन आर, आर की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, या इसको आप लिखना चाहो तो 2 स्क्वायर भी लिख सकते हो। फिर इसी तरह से I3 जब मैं निकालूंगा तो उसकी वैल्यू बनेगी GM अपॉन 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। और इसी तरह से मैं I4 जब निकालूंगा तो वो बनेगा GM और अपॉन 8, 4 नहीं, ये 4 है, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा, सॉरी इसको करोगे तो ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, आप इसको 4 स्क्वायर भी लिख सकते हो, और ये हो जाएगा 8 स्क्वायर। तो अब सभी का अलजेब्रिक समेशन करना है, तो अलजेब्रिक समेशन करोगे तो क्या लिखा जाएगा, GM सब में से कॉमन आ गया, ये बनेगा 1 प्लस यहां बनेगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 अपॉन 4 स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1 अपॉन 8 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अगर इसको आप ध्यान से देखो तो ये बन गई जीपी बन गई, जिसका जो रेशो आ गया, जिसका रेशो जो आ गया वो क्या आ गया 1 अपॉन 2। भाई देखो ये क्या बन गया, ये 1 अपॉन 4 बन गया, ये 1 अपॉन 16 बन गया, ये 1 अपॉन क्या बन गया, ये 1 अपॉन 64 बन गया, ऐसे ही बन गया ना। इसको मैं वापस से लिख देता हूं GM, ये बन गया 1 प्लस ये बन गया 1 अपॉन 4 प्लस ये बन गया 1 अपॉन 16, ये बन गया 1 अपॉन 64 एंड सो ऑन। तो एक जीपी बन गई और इनफाइनाइट तक जा रही है। तो इनफाइनाइट तक कोई जीपी जा रही है तो उसका सम का फॉर्मूला क्या, जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी, तो उसके सम का फॉर्मूला क्या होता है, उसके सम का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 माइनस आर। तो यहां आर की वैल्यू 1 नहीं, ए अपॉन, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, और आर की वैल्यू कितनी हो गई 1 अपॉन 4। तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा GM, और ए की वैल्यू हो गई 1 और आर कितना हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 4। तो यहां से 1 अपॉन 4, 1 माइनस 1 अपॉन 4 करोगे तो 3/4 बनेगा, जो कि उल्टा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा GM इंटू 4/3। अब M की वैल्यू कितनी रखनी है 3 kg, तो M की वैल्यू मैं रख देता हूं 3, तो G इंटू 3 इंटू 4/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो यहां से आंसर आ गया हमारे पास 4G। तो आंसर क्या आ गया 4G, जो कि ऑप्शन हो गया कौन सा डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 2 कॉन्सेंट्रिक शेल्स ऑफ मास M1 एंड M2 आर हैविंग रेडियाई R1 एंड R2। ठीक है, R1 एंड R2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन मास M। तो इसके लिए M, ये जो मास M अंदर है, इसके लिए सही एक्सप्रेशन कौन सा है। देखो मैं वापस से बनाता हूं डायग्राम। तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से है, एक शेल ये है, शेल ए शेल, और एक शेल ये है। अंदर वाले का जो मास है वो है M1 और बाहर वाले का जो मास है वो है M2। अंदर कोई एक पॉइंट मास है M, इसके ऊपर आपको बताना है कि जो इंटेंसिटी है, फील्ड इंटेंसिटी, वो क्या होगी। अंदर वाले की जो रेडियस है वो है R1 और बाहर वाले की जो रेडियस है वो है R2। अब सबसे पहले जो ये मास M है, ये बाहर वाले स्फीयर के लिए अंदर है। ठीक है, तो मास M इज inside the outer sphere, inside the outer sphere, inside the outer sphere, ये इसके बाहर है, बाहर। तो आउटर स्फीयर के अंदर है। तो हमने पढ़ा है कि शेल है ना, आउटर स्फेरिकल शेल, तो हमने पढ़ा है शेल के अंदर जो फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होती है, 0 होती है। हेंस इंटेंसिटी ड्यू टू शेल ऑफ मास M2, तो इसकी वजह से इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। भाई इसका तो काम खत्म, क्योंकि ये तो हो गया बाहर। अब जो ये स्मॉल मास M है, ये जो अंदर वाला स्फीयर है जिसका मास M1 है, उसके बाहर है ना। और फॉर स्फीयर ऑफ मास M1, this point is outside the sphere,
तो उसकी वजह से तो इंटेंसिटी होगी, और उसकी वजह से कितनी होगी, GM1/r²। कितनी होगी, GM1/r²। तो यहां पर हमारे पास सही आंसर कौन सा आएगा, जब GM1/r² और ये कब होगा, R1 लेस देन R और R2। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, वो आ जाएगा डी। राइट आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास m is lying at a distance 1.73 a from the center of a sphere। एक स्पेयर है, ये स्पेयर है और स्पेयर का मास m है, और इस स्पेयर की जो रेडियस है वो रेडियस हमें कितने गिवन है, a है, a रेडियस है। इसके ऊपर एक रिंग है, रिंग, तो रिंग है यहां पर, ये रिंग है, और ये जो डिस्टेंस हमें रखी है, ये डिस्टेंस है 1.73 a, और रिंग की जो रेडियस है वो है r। फिर हमें बोला है द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, इस रिंग की वजह से इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी। तो फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग। तो रिंग की वजह से फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, GMR/a² प्लस r², पावर कितनी होती है, 3/2। अब यहां पर जो हमें r है, r ये लिखा हुआ है 1.73, 1.73 a, तो 1.73 का मतलब कितना होता है, √3। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि जो हमें ये वाली r दिया हुआ है, ये वाला r, ये जो a है ये अलग है, ये स्पेयर की रेडियस है। यहां जो ये a है ये किसकी रेडियस है, रिंग की रेडियस है। इसको ध्यान रखना है, कंफ्यूज मत हो जाना यहां पर। ये रिंग की रेडियस है, रिंग रेडियस है। ये किसकी रेडियस है, रिंग की रेडियस है। और ये जो 1.73 है ये a है, जो हमारा फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये r है। हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये किसकी वैल्यू है, r की वैल्यू है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, अदरवाइज फिर मामला गड़बड़ होगा तुम्हारा। तो यहां पर ये वाला जो r है, ये वाला r, ये वाले r की वैल्यू भी हमें कितनी दी गई है, a दी गई है, a। ये वाले r की वैल्यू भी कितनी दी गई है, a दी गई है। तो स्मॉल r की जो वैल्यू हमारे पास है वो कितनी है, a है। और नहीं, जो रिंग की रेडियस है, रिंग की रेडियस हमारे पास कितनी है, a है। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये जो रेडियस है हमारे पास, ये वाली रेडियस है a, और ये जो एक्सियल डिस्टेंस है ये हमें दी गई है 1.73 a। 1.73 a को आप ऐसा भी लिख सकते हो, √3a। ठीक है, कैसे लिख सकते हो, √3a लिख सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा GM, इसको आप लिख दोगे √3a, और यहां पर a² एज इट इज, और ये वैल्यू r² की जगह आप क्या लिखोगे, √3a का स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 3a², और ये हो जाएगी पावर 3/2। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, GM √3a अपॉन, ये हो जाएगा अंदर कितना, 4a²। तो 4a² को आप कैसे लिख सकते हो, 2a, और ये स्क्वायर में, और ये पावर 3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से हमारे पास बचेगा GM, ये हो जाएगा √3a अपॉन, ये हो जाएगा कितना, 8a³। तो इसको जब सिंपल करोगे तो ये बनेगा कितना, √3GM, और आ जाएगा 8a²। मैं फिर बता रहा हूं एक बार, आप सबसे पहले क्या करोगे, इस रिंग की वजह से यहां पर इंटेंसिटी निकाल लोगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, GMR/a² प्लस r²। ये जो r है ये एक्सियल डिस्टेंस होती है, जो यहां पर दे रखी है 1.73 a। 1.73 का मतलब होता है √3, तो मैं इस r की जगह लिख रहा हूं √3। इस रिंग की रेडियस कितनी दे रखी है, a दे रखी है। स्पेयर की रेडियस भी कितनी है, a है। तो ये सब चीजें मैंने यहां पर रखी और इंटेंसिटी निकाल ली इस पॉइंट पर हमें क्या पूछा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने अभी आपको बताया था, जिस तरह से F बराबर होता है QE, इसी तरह से आप ग्रेविटेशनल फोर्स को भी क्या लिख सकते हो, M × I। क्या लिख सकते हो, M × I। तो M जो है वो क्या है, उस स्पेयर का मास है, वो M है। और जो आपने इंटेंसिटी निकाली, वो इंटेंसिटी कितने निकाली, √3GM। वो कितने निकाली, √3GM अपॉन, ये कितना बना था, ये बना था 8a²। तो आंसर आपके पास कितना आ गया, √3G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 8a²। अब चेक कर लो कौन सा आंसर है। तो आपके पास √3 को आप वापस से 1.73 लिख सकते हो। तो यहां से ये जो आंसर है तुम्हारा वो बन जाएगा 1.73, ये G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 8a², ये आंसर बन जाएगा। तो आंसर जो तुम्हारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी।
तो इस तरह से तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस करने, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे बार बार दिमाग में आ रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड के क्वेश्चन करने हैं। एंड मैंने जितने भी क्वेश्चन तुम्हें कराए हैं मोर देन सफिशिएंट है और बहुत ज्यादा मैंने तुम्हें बताया है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास है उसमें मैं बात करूंगा पोटेंशियल की, पोटेंशियल को मैं अच्छे से समझाऊंगा, पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद फिर हम बात करेंगे जो हमारे पास केपलर्स लॉ आते हैं उसकी, केपलर्स लॉ के बाद हम ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल वेलोसिटी, रॉकेट प्रोपल्शन उस पर जाएंगे, है ना। तो यहां से फिर हमारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं जैसी चीजें तुम ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पढ़ रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर सेम की सेम चीजें तुम्हें देखने को मिलेंगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। वहां पर जी को रिप्लेस करोगे के से, एम को रिप्लेस कर दोगे क्यू से। तो इसको अच्छे से समझ गए तो वो बहुत हलवे के जैसे समझ में आएगा। इसी तरह से जब आप ग्रेविटेशन में बात करोगे, मैग्नेटिक फील्ड में बात करोगे, तो वहां पर उसको मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ है उससे रिप्लेस करना है, बस सारी चीजें सेम चल रही है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।